अगर मैं आपसे पूछूं कि गर्भगृह का ताला किसने खुलवाया था, तो आप कहेंगे जज साहब ने खुलवाया था या प्रशासन ने खुलवाया था। यहां तक तो ठीक है, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि ताला एक बंदर ने खुलवाया था, तो आप क्या कहेंगे? इस दिलचस्प सवाल के कई अनसुलझे पहलू हैं। आज मैं यानी कुमार विश्वास उन तमाम पहलुओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज मैं आपको उस काले बंदर की कहानी सुनाऊंगा जो सुनने में बहुत दिलचस्प है, लेकिन सत्य है। साथ ही कुछ ऐसे सियासी बजरंगियों से भी आपकी भेंट कराऊंगा जो पर्दे के पीछे से ताला खोलो का खेल लगातार खेल रहे थे। राम जन्मभूमि का ताला तत्काल प्रभाव से खोला जाए। अयोध्या में विवादित इमारत का ताला खोलने का आदेश देने वाले जस्टिस कृष्णमोहन पांडे बाद में इलाहाबाद और फिर जबलपुर हाईकोर्ट के जज हुए। रिटायर होने के बाद वो लखनऊ में रहने लगे। मुझे अक्सर सुबह की सैर पे मिल जाया करते थे। उन्होंने ताला खोलने के फैसले के पीछे एक दैवी प्रेरणा की कहानी मुझे सुनाई। कहानी बहुत रोचक है। उनका कहना था कि जिस दिन ये दरखास्त उनके सामने आई कि मस्जिद का ताला खोला जाए और पूजा की इजाज़त दी जाए, उस शाम जब वो अपने घर गए तो घर के पोर्टिको के ऊपर एक काला बंदर बैठा हुआ था। यह सहज था, इससे उनको कोई बहुत अचरज की बात नहीं हुई। वो गए, रात में सोए। सुबह जब उठते हैं तो उनके घर के लोगों ने ये बताया कि वो बंदर रात से गया नहीं है, वो वहीं बैठा है और कुछ खा पी भी नहीं रहा है। जज साहब ने उसका नोटिस लिया और वो अदालत चले गए। जैसे ही वो अदालत पहुंचते हैं तो अदालत की फ्लैग पोस्ट पर फिर उसी बंदर को बैठे हुए देखते हैं। तब उन्हें लगता है कि यह तो कोई दैवी प्रेरणा है। इस दैवी प्रेरणा को देखते और इसका स्मरण करते हुए कृष्णमोहन पांडे जी ने ताला खोलने का फैसला कर दिया। 1986 में फैजाबाद के जिला जज रहे कृष्णमोहन पांडे और उस काले बंदर की दास्तान कोर्ट परिसर से भी आगे बढ़ी थी। कोर्ट का फैसला लिखते वक्त जज साहब को उस काले बंदर में बजरंग बली की झलक दिख गई थी और फिर उन्होंने चमत्कार को नमस्कार करते हुए राम जन्मभूमि पर लगा ताला खोलने का आदेश दे दिया था। जज साहब के मुताबिक उस बंदर में वाकई दैवीय प्रभाव था और वो बंदर कोर्ट परिसर के बाहर उनके घर पर भी मिला था। जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वो लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे, उस बंदर को फल और मूंगफली देते रहे, पर बंदर ने कुछ नहीं खाया, चुपचाप बैठा रहा। फैसले के बाद जब डीएम और एसएसपी मुझे मेरे घर पहुंचाने गए तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने उसे प्रणाम किया। वो कोई दैवीय ताकत थी। जज साहब यानी कि कृष्णमोहन पांडे जी ने और भी कई मौकों पर दावा किया है कि उन्होंने ताला खोलने का जो आदेश दिया था उसके पीछे उस दैवीय बंदर का असर था। लेकिन क्या वाकई में एक बंदर की वजह से राम मंदिर का ताला खुला था या फिर उस वक्त कुछ और खेल हुआ था? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए जरूरी है कि आपको इस प्रसंग की पृष्ठभूमि से परिचित करा दी। अयोध्या के विवादित परिसर में किसी ताले का पहला आधिकारिक जिक्र 10 दिसंबर 1948 को एक सरकारी दस्तावेज में हुआ है। उस वक्त राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर वहां तनाव का माहौल था और उसी माहौल में वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने मौके का निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी थी। मस्जिद पर हमेशा ताला लगा रहता है, किसी समय कोई अजान या नमाज नहीं होती। मस्जिद के ताले की चाबी मुसलमानों के पास है। पुलिस ताले को खुलने नहीं देती। शुक्रवार को 2 या 3 घंटे के लिए साफ सफाई होती है और सुबह की नमाज भी पढ़ी जाती है, फिर इसे बंद कर दिया जाता है। 1948 में सरकारी दस्तावेजों में जिस ताले का जिक्र हुआ है वो विवादित परिसर में लगा हुआ था। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर ताला
22-23 दिसंबर 1949 के वाकये के बाद लगा था। उस रात 5 साधुओं के एक जत्थे ने गुपचुप तरीके से रामलला की मूर्ति गर्भगृह में प्रतिष्ठित कर दी थी। देखते देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया, लेकिन विवादित परिसर में पूजन कीर्तन शुरू हो गया था। दूसरी तरफ मुसलमान इस पूरे वाकये से सख्त नाराज थे। तनाव को देखते हुए तब पुलिस प्रशासन ने विवादित इमारत को अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय प्रशासन ने फैजाबाद नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष प्रिया दत्तराम को रिसीवर नियुक्त कर विवादित परिसर को उन्हें सुपुर्द कर दिया। रिसीवर ने अपनी सुविधा से गर्भगृह के मुख्य द्वार पर लगे सलाखों वाले गेट पर ताला लगा दिया। साल 1986 तारीख 1 फरवरी इसी ताले को खोला गया था। साल 1986 में जब राम जन्मभूमि का ताला खोला गया था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे राजीव रत्न गांधी। स्वभाव से स्वर्गीय राजीव गांधी एक सरल इंसान थे। उनकी सियासी सूझबूझ पर भी उसी तरह का सवाल शुरुआती दौर में उठता था जिस तरह आजकल उनके सुपुत्र और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर उठता है। लेकिन वो राजनीति की चर्चा है और हमको तो अयोध्या की रेल पकड़नी है, तो अपने स्टेशन पर चलते हैं। इस वक्त तो चर्चा उस दौर की जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपनी पॉलिटिकल लाइफ, अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी और सबसे कड़ी परीक्षा दे रहे हैं। राजीव गांधी कांग्रेस के पहले एक्सीडेंटल पीएम थे। उनके छोटे भाई संजय गांधी स्वाभाविक तौर पर इंदिरा गांधी के राजनीतिक वारिस थे, लेकिन पहले संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मौत और उसके बाद मां इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या की वजह से वो देश के प्रधानमंत्री बन बैठे। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. राजनीतिक जीवन में उनकी पहली अग्नि परीक्षा हुई शाहबानो प्रकरण में। इंदौर की रहने वाली शाहबानो 5 बच्चों की मां थी, जिसे उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने तलाक देकर घर से निकाल दिया था। शाहबानो और उनके बच्चों के भरण पोषण का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। शुरू में राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश थे। राजीव सरकार के मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने संसद में इस फैसले के समर्थन में एक लंबा भाषण दिया। खान बताते हैं कि ऐसा उन्होंने प्रधानमंत्री के कहने पर किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे को लपक लिया और उसके साथ साथ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में राजीव गांधी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। आम हिंदुओं के मन में भी यही सवाल उठ रहा था कि आखिर एक देश में धर्म के आधार पर महिलाओं के लिए 2 कानून क्यों? धार्मिक आधार पर बंटे समाज और सियासत के इसी नाजुक मोड़ पर एक रोज राम मंदिर का ताला खोलने की पटकथा लिखी गई, जिसके सूत्रधार थे राजीव गांधी के ममेरे भाई और उस समय के आंतरिक सुरक्षा मंत्री अरुण नेहरू। शाहबानो केस से हिंदुओं का ध्यान हटाना बहुत जरूरी है। एक ख्याल है मेरे मन में, क्या? जिससे हिंदू भी खुश हो जाएंगे और मुस्लिम भी नाराज नहीं होंगे। ये तो चमत्कार होगा, हिंदू भी खुश और मुसलमान नाराज नहीं होंगे। हाँ हाँ, कौन सा आइडिया है आपके पास? अरे है ना। देखिए राजीव जी, राम मंदिर का ताला खुलवा दिया जाए, इससे हिंदू तो खुश होंगे ही और मुसलमानों से पहले से ही तय कर लिया जाए कि वो विरोध नहीं करेंगे। वाकई कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता? होगा, आप आदेश करें। Go ahead. आपकी परमिशन बहुत जरूरी है। It's there for you. काम तो करना ही है, देश हित में जो भी करना है वो तो करना ही चाहिए। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, सनी देओल का रजत पटकथा में बोला गया यह डायलॉग अयोध्या विवाद में भी काम आता है। अयोध्या विवाद में भी कम तारीखें नहीं हैं। एक का रहस्य खत्म नहीं होता
कि दूसरे का गहरा हो जाता है। अब 2 और तारीखें आपके सामने मैं लेकर आया हूं, 1 फरवरी 1986 और दूसरी 5 फरवरी 1986। 1 फरवरी को राम मंदिर का ताला खुलता है और उसके 4 दिन बाद 5 फरवरी को संसद में मुस्लिम महिला बिल आता है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। ऐतिहासिक लम्हा था, गलती थी, सही था, वो आप जाने, लेकिन याद होगा आपको। यानी इन 5 दिनों के अंदर भारतीय राजनीति के 2 ऐतिहासिक अध्याय लिखे गए। इन 2 वाकयों के बीच, ठीक बीचों बीच 3 फरवरी को राजीव सरकार के तत्कालीन मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खान, जो इन दोनों गवर्नर के पद पर सुशोभित हैं, अपनी कुछ चिंताओं के साथ प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से फरवरी को विवादित इमारत का ताला खुलता है। 5 फरवरी को संसद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए मुस्लिम महिला बिल आता है। ताला खुलते ही उस समय राजीव गांधी के सहयोगी, मंत्रिमंडलीय सहयोगी आरिफ मोहम्मद खान 3 तारीख को उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि ताला खुलने से बहुत उन्माद है, मुस्लिम आवाम सड़कों पर है, हमारा बड़ा नुकसान होगा, मुस्लिम महिला बिल के किनारे लग जाएगा, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि राजीव गांधी ने उनसे कहा कि तुम इसकी फ़िक्र मत करो, ताला खुलने की इत्तला मैंने मुस्लिम लीडर्स को दे दी थी, मेरी खुद अली मियाँ से बात हुई है। यानी अली मियाँ साहबानो मामले पर राजीव गांधी का समर्थन चाहते थे और राजीव गांधी जन्मभूमि के सवाल पर अली मियाँ का समर्थन चाहते थे। दोनों में एक ये डील थी। उसके दूसरे ही दिन लखनऊ से छपने वाले कौमी आवाज़ में अली मियाँ का एक बयान छपता है कि मुसलमानों को इस मामले पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इस मामले का विरोध करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी ढेर सारी मस्जिदें हैं जिन पर गैरों का कब्जा। राजीव गांधी जाएगा। ताला खुलने का जो पूरा का पूरा षड्यंत्र था, उसमें राजीव गांधी, अरुण नेहरू के अलावा तीसरी कड़ी वीर बहादुर सिंह थे। वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इसलिए इन दोनों ने अपनी योजना में उन्हें हिस्सा बनाया। क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट जज ने नोटिस दी राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार की तरफ से कलेक्टर और एसएसपी को ये बताना था कि अगर ताला खुला तो इससे लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी,
लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, इससे कोई हिंसा नहीं होगी, कोई उत्पात नहीं मचेगा। और वही हुआ। फैज़ाबाद की अदालत में जिस रोज़ ये दरखास्त लगी कि वहाँ ताला खोला जाए, डिस्ट्रिक्ट जज ने डीएम और एसएसपी को तलब किया कोर्ट में, क्योंकि उतना वक्त नहीं था और शायद वो उतना वक्त देना नहीं चाहते थे। डीएम और एसएसपी ने उनकी अदालत में आके जो अपना बयान रिकॉर्ड कराया, उसमें उन दोनों ने कहा कि अगर आप ताला खोलने की इजाज़त देते हैं तो इससे कानून और व्यवस्था की कोई समस्या खड़ी नहीं होगी, दोनों पक्ष कोई झगड़ा नहीं होगा, हम और प्रशासन इस समस्या से निपटने में सक्षम है। अब आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार की सहमति से ये ताला खुला था। ये घटना मुझे वीर बहादुर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जब वो संचार मंत्री हुए तो उन्होंने स्वयं बताई। तो अब फिर लौटते हैं कथित दैवीय प्रभाव वाले उस काले बंदर के मुद्दे पर, वही जिसे हम पीछे छोड़ आए हैं। जज कृष्ण मोहन पांडे जी का दावा है कि उन्हें काले बंदर में स्वयं बजरंग बली हनुमान जी की झलक दिखाई दी और उन्होंने ही ताला खोलने का आदेश दे दिया। बड़ी दिलचस्प बात है और दिलचस्प तथ्य है कि जज कृष्ण मोहन पांडे ने अपनी इस भक्ति भावना को कभी छुपाया नहीं। अपनी आत्मकथा तक में प्रामाणिक रूप से उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। वैसे जज पांडे ने उस वक्त इतनी समझदारी जरूर दिखाई कि उन्होंने अपने फैसले में उस काले बंदर का उल्लेख नहीं किया। इस कारण उनकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन एक बंदर से प्रेरणा लेकर फैसला देना कितना उचित है या अनुचित है, इसे मैं आप कृष्ण मोहन पांडे ने एक काले बंदर में जिस भक्ति भावना के साथ बजरंग बली के दर्शन किए और राम जन्मभूमि का ताला खोलने का फरमान जारी किया, उसकी खबर लोगों को बाद में लगी। अपने फैसले में तो उन्होंने बाकायदा तथ्यों और तात्कालिक हालात का हवाला देते हुए ताला खोलने का आदेश दिया। जो मुख्य विचारणीय आधार था वो ये था कि प्रतिवादियों को ताला खुलवाने के लिए निर्देशित किया जाए कि नहीं। मैंने इस संबंध में जिलाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को सूचनाएं दे दी हैं। उन्हें नहीं मालूम कि कब और किसके आदेश से ये ताले डलवाए गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मंदिर के द्वारों से ताला खुलवाने पर भी मूर्तियों की सुरक्षा और शांति कायम रखी जा सकती है। जज के.एम. पांडे का यह फैसला मुलायम और वीपी सिंह सरकार को जरा भी रास नहीं आया। इस फैसले के बाद उन्हें कम महत्व के स्टेट ट्रांसपोर्ट प्राधिकरण का चेयरमैन बना दिया गया। के.एम. पांडे के जब हाईकोर्ट में जज बनने की बात चली तो वीपी सिंह सरकार ने फच्चर फंसा दिया, उनकी फाइल में प्रतिकूल टिप्पणी कर दी। मुलायम सिंह यादव अपने मुस्लिम जनाधार को देखते हुए पांडे को जज नहीं बनने देना चाहते थे। इस मौके पर चंद्रशेखर सरकार में कानून मंत्री बने सुब्रमण्यम स्वामी ने के.एम. पांडे की बड़ी मदद की थी। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मुलायम सिंह के 2-3 काम मेरे मंत्रालय में फंसे हुए थे जिन्हें वो केंद्र सरकार से करवाना चाहते थे। स्वामी की सक्रियता देखकर मुलायम सिंह को लगने लगा कि स्वामी हर हाल में के.एम. पांडे को हाईकोर्ट का जज बनवा कर ही रहेंगे। आखिरकार 24 जनवरी 1991 को के.एम. पांडे को इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज बनाया गया, लेकिन 1 महीने बाद ही उनका ट्रांसफर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए कर दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि उन्होंने के.एम. पांडे से कहा कि इलाहाबाद में उनके होने से आजम खान और मुलायम सिंह के दूसरे साथी बेवजह खड़ा करते रहेंगे, ऐसे में उनका जबलपुर कोर्ट जाना ठीक रहेगा। के सरकारी दबाव या किसी तरह की सौदेबाजी की कोई बात कभी सामने नहीं आई। ये जरूर है कि वो राम भक्त थे और धार्मिक इंसान थे। मनुष्य अपने सद्भावनाओं, अपनी संभावनाओं से अतिरिक्त एक अलग व्यक्ति भी होता है।
इसीलिए संभावना इसी बात की है कि ताला खोलने के मुद्दे पर दोनों थ्योरी अलग अलग भूमिका निभा रही हों। जज साहब फैसला लिखते वक्त बेशक एक काले बंदर के प्रभाव में आए हों, लेकिन ताला खोलने में असली भूमिका तो उस वक्त के कुछ सियासी बजरंगियों ने निभाई थी। इस शो में आज बस इतना ही। अगले शो में कहानी उस राम भक्त की जो गोली खाने के बाद भी मरते वक्त सड़क पर सीताराम लिखता है। अयोध्या के सीताराम की कहानी अगले